हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी की है 1.1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो पहला क्वेश्चन ही ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको बता दूं अभाज्य संख्याएं क्या। इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, उसमें आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी से भाज्य ना हो, केवल और केवल वन और वो संख्या स्वयं से विभाजित हो, यानी कि दो ही गुणनखंड होते हैं जिस संख्या की, वो होती है अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड से हमें क्या करना है, इसके करना है फैक्टर, यानी कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 140 को जैसे आप गुणनखंड करते आ रहे हो बचपन से, वैसे ही गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले दो क्या है, अभाज्य संख्या है, कितना आया 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से, फिर 7 से, यानी इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2, 2, 5 इंटू 7, यानी कि 2, 5, 7। तो ये इसके गुणनखंड निकल कर आ जाते हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 156। 156, तो 156 को भी कर लेते हैं। बताओ कौन कौन है जो अब कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना हमें कमेंट में। सबसे पहले 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे 13 से। इसके कितने गुणनखंड निकल गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी दूसरे वाले के गुणनखंड भी हम निकाल लिए हैं। बताओ दोस्तों, अब किसी को कोई तकलीफ। अगला क्वेश्चन दिया गया 3825। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पहले का ही तीसरा है, कौन सा है 3825। क्या दिया गया है 3825। तो सबसे पहले हम 3825 में 3 का, किसका करेंगे 3 का करेंगे। तो कर लेते हैं 3825 को चेक करते हैं 3 से, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर करेंगे 3 से, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखो क्या 425 3 से विभाजित हो रहा है, तो 425 3 से विभाजित नहीं होगा, ये किससे होगा 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब क्या आएगा 17 से डायरेक्टली, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। तो अब हमारे पास जो गुणनखंड निकल गया है वो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3825 के हमारे गुणनखंड अब आ चुके हैं। यहीं से अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या है 5005। 5005, लो भैया इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5005 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके कर लेते हैं गुणनखंड। तो इसके पहला ही गुणनखंड क्या होगा, तो 5005 और किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 से कटने से रहा, 3 से कटने से रहा, अब कटेगा 5 से, 1001। अब बताओ ये किससे कटेगा 1001 किससे कटने वाला है, जल्दी जल्दी से हमको कमेंट करके बताओ। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब कटेगा ये 11 से, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब कटेगा ये 13 से, 13 एकम 13, हो गया इसकी घर की बेरा। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसके गुणनखंड क्या आ गए हैं 5 7 11 और 13। बताओ मजा आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 7429, 5वां नंबर क्वेश्चन है।
ये 5वां नंबर है 7429। अब इसके भी हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार होंगे। चलो जल्दी जल्दी से बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे। नहीं आ रहा समझ में तो सबसे पहले 17 से जाएगा। ये किससे जाएगा? 17 से। 17 17 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचेगा? 6 62, 17 तिया 51, कितना बचेगा? 17 तिया 51 बचेगा 11 119, 17 सत्ते 119। अब ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से। 19 19 दूनी 38 और 19 तिहाई 57। अब ये किससे कटेगा? 23 से। 23 से कट गया पूरी तरह। अब हमारे पास गुणनखंड कितने आएंगे? 17 19 और 23। बताओ आया मजा? हो गया ना सब? अच्छा ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को, चलो यहाँ लिख देते हैं 17 19 और 23। अब दिख रहा है? चलो तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया है समाप्त। अब आती है अगले की बारी। मस्त ऐसे ही पढ़ते रहो बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत हो हमको बता सकते हो। हम क्लासेस आपकी लाइव भी लेने वाले हैं, वो भी फ्री में। अब करते हैं बात दूसरे क्वेश्चन की। तो देखो दूसरे क्वेश्चन का क्या जलवा है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा ज्ञात कीजिए तथा और क्या करना है? ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तथा इनकी जांच भी कीजिए। क्या करनी है? जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो ये तो आपका फार्मूला ही है। क्या है? फार्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जितनी संख्याओं का हम LCM और HCF निकालते हैं उन सारी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया 26 और 91। क्या है? 26 और 91। इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है LCM और HCF। तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले इसके कर लो गुणनखंड। तो 26 और इसी के बगल में लिख लो 91। 26 के गुणनफल कितने हो गए? 2 और 13। 91 के 7 और 13, 7 और 13। एलसीएम के लिए अब देखो यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या होता? जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उनको भी ले आओ साथ में।
HCF क्या होता है? HCF में होता है जो मिल रहा है वही लिखना है। क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, यानी HCF कितना हो गया? 13 हो गया। अब हमें उत्तर की करनी है जांच। तो पहले एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या होगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते होता है 100, 42, 142। कितना होता है? 142। एलसीएम कितना आया? 142। एचसीएफ कितना आया? 13। उत्तर की जांच करो भाई, उत्तर की जांच बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91 बराबर 142 इंटू 13। कर लो, दोनों का गुणनफल करो, जल्दी जल्दी से कर लो। आ जाएगा 2366 इसमें और 2366 इसमें। हो गई उत्तर की जांच। बताओ किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ लिख दो प्रूव। क्या लिख दो? प्रूव्ड लिख दो, इति सिद्धम लिख दो, जो सुविधा आए तुम्हें वो लिख दो, जो सुविधा हो तो वही लिख दो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 510 और 92। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक है 510 और दूसरा है 92। 510 और 92। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल। हल लिखने के बाद 510 को लिखो, 92 को लिखो और दोनों के क्या कर देने हैं? दोनों के कर देने हैं फैक्टर। 510 ही तो, हाँ फैक्टर करो। दो दो दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 17 आएगा। फिर किससे जाएगा? 17 से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब 92 को करते हैं 2 से, 4 6, फिर 2 से करते हैं 2 3, फिर 23। फिर क्या आएगा? 23 आएगा। तेईस आएगा। अब इनका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम बराबर जो मिल रहा है वो एक बार 2 और 2 मिल रहा है, लिख दो 2 इंटू। और कुछ मिल रहा है? और कुछ नहीं मिल रहा, सब उतार कर रख लो। 5 रख लो, 3 रख लो, 17 रख लो, इधर से 2 रख लो, इधर से 23 भी रख लो, इधर से 23 भी रख लो। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आता है? एचसीएफ में आता है जो चीजें मिल रही हैं वही एचसीएफ है। जो चीज मिल रही है कॉमन है, तो कॉमन क्या? ओनली फॉर 2। 2 कॉमन था तो एचसीएफ क्या है? 2 है। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। हमें करनी है जांच। क्या करनी है? जांच। तो जांच में क्या लिखोगे? जांच में लिखोगे जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हो गया? 510 510 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम कितना है? 23,460 इंटू 2। जल्दी जल्दी से गुणा करो, देखो क्या आंसर मैच कर रहा, दोनों का एक जैसा आ रहा है कि नहीं। तो दोनों का आ रहा है कितना? 46,920। इसका 46,920
920 इसका यानी कि इति सिद्धम लिख दो। क्या लिख दो? इति सिद्धम, यानी कि अब ये प्रूव हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है 336 और 54। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन, अरे कौन सा उठा लिया? तीन सौ छत्तीस और 54 तीसरा। 336 और 54, 336 और 54। 336 और 54 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो जैसे पहले गुणनखंड किया वैसे इसमें भी गुणनखंड कर लेंगे। क्या लिखेंगे? हल। तुम लोग ऐसे ही पेपर में लिख के आना बिल्कुल। क्या लिखोगे? हल। इसके बाद 336 के करोगे गुणनखंड, 54 के करोगे गुणनखंड। 336 दो एकम दो, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, फिर दो से, दो अट्ठे 16, दो चौको 8, दो चौको 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये आ गया इसके गुणनखंड। इसके कर लो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ये इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब हम निकालेंगे इसमें एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? जो चीजें मिल रही हैं वो एक बार, एक 2 मिल रहा है इससे ले लिया, और क्या मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है जो इससे ले लिया। ठीक है। अब जो नहीं मिला वो सारी चीजें इसमें ऐड करो। क्या क्या ऐड करोगे? 3 टाइम क्या है? 3 टाइम 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 3 टाइम 2। फिर क्या है? 7 भी नहीं मिला था। चलो इसमें क्या नहीं मिला था? इसमें 3 इंटू 3, क्या क्या नहीं मिला था? 3 इंटू 3, ये चीजें नहीं मिली तो सारी एलसीएम में ऐड कर दो। हो गया। अब ये निकल कर आया है कितना? 3024। कितना निकल गया है? 3024। एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ जो मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था और एक 3 मिल रहा है, यानी 2 इंटू 3 बराबर 6। एचसीएफ कितना आया? 6, और एलसीएम कितना आया? 3024। अब करनी है हमको उत्तर की जांच। तो ये तो सभी का हो ही गया था। अब करनी है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए क्या है? दोनों संख्याओं का, अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप लोग खुद लिख लेना, हम कर दे रहे हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 इंटू 54 बराबर कितना आना चाहिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 3024 इंटू 6। कितना आना चाहिए? 3024 इंटू 6। बताओ करके गुणा सब लोग करो। तो क्या आएगा? 18 144 इसका आ जाएगा, और 18 144 इसका आ जाएगा। यानी दोनों क्या हैं? दोनों बराबर हैं, यानी कि ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया? इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया। चलो तो यहां से दूसरे क्वेश्चन की कहानी होती है समाप्त। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। चलो इसकी भी बात सुन ही लेते हैं, जब इतनी बातें सुन ली है तो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलो भैया, इसको अभाज्य गुणनखंड विद्युत है, तो क्या करना है, जैसे पहले करते आए वैसे ही करना है इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। पहला क्या है, 12, 15 और 21। लिख दो भैया हल। क्या लिखोगे, हल। हल में चला दो हल। 12, 15, 21। 12 के लिए 2, 6 आया, 2, 3 आया, आ गया। 15 के लिए 3 आया, 5, कितना आया, 5। अब इसके लिए 3 आया, 7, कितना आया, 1। तो 12, 15 के तो लिख दो सीधे सीधे 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 के लिए 3 इंटू 5। फिर 21 के लिए 3 इंटू 7। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। क्या पूछ रहा है, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। चलो 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 रुको, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा देख लो। एलसीएम के लिए जो जो कॉमन हो वो रख लेना है। तो पहली बात तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। 2 इंटू 2 कॉमन क्या मिल रहा है, 3 सब में कॉमन मिल रहा है, तो 3 कर दो एक बार। बाकी सब 5 और 7, 5 इसका उठा लो, 7 इसका उठा लो, हो गया। करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420, 420। ठीक है। एचसीएफ के लिए जो जो कॉमन हो, तो कॉमन सिर्फ 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर 17, 23 और 29। क्या 29 ही तो है, 17, 23 और 29, हाँ यही है। अब तो ये तीनों क्या हैं, तीनों अभाज्य हैं। तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं। तो 17 का गुणनखंड 17 होगा, 19 का गुणन 23 का गुणनखंड 23 होगा, 29 का 29 होगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29। अब एचसीएफ की बात करूं, अब देखो एचसीएफ के लिए, अब तुम सोच रहे होगे एचसीएफ तो सर 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन नहीं, एचसीएफ आएगा कितना, 1। क्यों आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता तो उसका केवल एक गुणनखंड होता है, वो कौन सा होता है, 1 होता है। इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8, 9 और 25। 17, 23, 29 दूसरा था, अच्छा ठीक है। तीसरा है 8, 9, 25। तीसरा जो दिया गया है 8, 9 और 25। अब इसके हम करके देखते हैं, तो इसके सेम तरीका फॉलो करो। 8 का क्या होगा, 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। 9 का क्या होगा, 3, फिर 3। 25 का क्या होगा, 5, फिर 5, हो गया। अब हमको क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5,
तो एलसीएम तो टोटल निकल आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा होता है 360, 72, हाँ 72 5 जा होता है 360 और 360 5 जा 5 छक्का 30 और 5 त्याई 15 3 18, 1800 कितना होता है 1800। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें तो वही फंडा लगाओ। कौन सा फंडा लगाओ कि जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो कौन सा कॉमन फैक्टर होता है, 1 होता है। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो जय शिव शंकर। हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। पर मुझे क्या करना है, आपको रास्ता बताना है। कर तो आप सब लोगे, है ऐसा कि नहीं? हो तो जरूर कमेंट करना। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहना चाहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ ऑफ किसका? एचसीएफ ऑफ 306 657, 306 और 657, 306 और 657 बराबर 9 दिया। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। चलो 9 दिया है और एलसीएम 306 657 का कितना है? और एलसीएम, हाँ 657 एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। एक सेकंड पहले मैं इंक डाल लूं। चलो अच्छा, अब हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। हाँ, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? चलो कोई बात नहीं। अब देखो एलसीएम कितना दिया, एलसीएम हमको ज्ञात करना, एचसीएफ हमको दिया गया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अगर हमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणन कितना, 306 इंटू 657 बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 9। निकाल लो भैया। 9 देखो, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौको 36, 34 इंटू 657 कर लो गुणा इसका। कितना आएगा, 22,338। कितना आ जाएगा, 22,338। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है, 22,338। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि, मार्कर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट चल रहा है। जांच कीजिए कि
अच्छा, क्या जांच करने के लिए बोल रहा, देखते हैं जरा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृत संख्या क्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। बताओ भैया, बताओ भैया, समाप्त होती है। अब सबसे पहली बात तो आप लोग एक समझो बात, क्या समझनी है बात आपको। अगर 6 की पावर कितनी है n, तो कुछ मत करो, 6 के कर दो फैक्टर। 6 के फैक्टर कौन से होते हैं? 2 तिया 6। 6 के फैक्टर कितने हो गए? 2 तिया 6। और 2 तिया 6, 2 इंटू 3 की पावर n। अब एक बात समझो, क्या जब कोई संख्या के गुणनखंड 0 पर समाप्त होंगे, तब ही उस संख्या के पावर में n वाली संख्या 0 पर समाप्त होगी। नहीं समझे तुम लोग? अभी समझाते हैं। देखो, 2 तिया 6, अब इसके गुणनखंड ऐसे हैं जो कि 0 पर समाप्त नहीं हो। अगर इसी के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 5, 2 पच्चे 10। यानी अगर इसके गुणनखंड 0 पर समाप्त होता तो इसकी पावर जो n है, जो नेचुरल नंबर है, वो 0 पर समाप्त होता। और एक और ट्रिक है तुम्हारे लिए मेरी जान। वो ट्रिक क्या है? 6 की पावर n, 6 की पावर n और प्राकृत संख्या n क्या है? n बराबर एक प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे रख के देख लो, 6 की पावर 1 क्या आएगा? 6। 6 की पावर 2 रख लो, क्या आएगा? 36। 6 की पावर 3 रख लो, क्या आएगा? 216। यानी हर एक संख्या किस पर समाप्त होगी? 6 पर ही समाप्त होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है? 2 तिया 6। कितना आ रहा? 6। यानी हर एक संख्या 6 पर ही समाप्त होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलो, सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, देखते हैं इसको। व्याख्या कीजिए, क्या व्याख्या करा रहा है ये? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5, ऐसा कुछ है। हाँ, 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, प्लस 5। अरे बाप रे, इतनी बड़ी संख्या! प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? इसको तकलीफ है। भाज्य संख्या क्यों है? इसके भाज्य होने से इसको बड़ी तकलीफ है। ये हमारा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए
कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? किसी को आंसर आ रहा है क्या? बताओ बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से। अब देखो देखना ये है, देखना क्या है, अब समझो। यहाँ पर हमने बताया था जब कोई भाज्य संख्या होती है तो उसके होते हैं 3 गुणनखंड। एक होता है 1, एक होता है स्वयंवय संख्या, एक होती है स्वयंवय संख्या, और एक गुणनखंड अगर और आ गया, एक गुणनखंड अगर और हो तो वो संख्या भाज्य। एक से अधिक हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो 1 होना चाहिए, एक वह स्वयं संख्या, तो हर एक संख्या के 2 गुणनखंड ऑलरेडी होते ही हैं। एक और संख्या अगर गुणनखंड है तो वो संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। अब हम देखते हैं, पहले इस वाली संख्या को चेक करते हैं। तो ये क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। अब प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों, इसमें एक बात बताओ, इन दोनों में देखो, ये यहाँ तक संख्या दूसरी है, यहाँ तक संख्या दूसरी है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ मिल रहा है, तो 13 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। क्या बच गया? 1। और चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हो गया 13, ये कितना हो गया? 77, ये कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये हो गया 13 × 78। अब बताओ, ये 2 गुणनखंड हैं कि नहीं? इस संख्या के 2 गुणनखंड हैं कि नहीं? तो जब इस संख्या के 2 गुणनखंड हैं, इसलिए इसके 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह अभाज्य नहीं है या फिर भाज्य है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब प्यारे बच्चों ये समझो, जितनी गुणा में संख्या होती है वो एक, जो प्लस में है वो अलग। तो ये दोनों संख्या अलग अलग। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि उधर भी 5 है। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या? 5। प्लस क्या आएगा? 5 आ गया। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है क्या? अब देखो यहाँ क्या बचेगा? 5 × ये इतना हो जाएगा 1008। कितना? यहाँ 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। हाँ, उसमें भी क्या 1? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1008 और प्लस 1, तो ये क्या आ गया? 5 × 1009। अब ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है संख्या के, तो इस संख्या के भी 2 गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य है। बताओ बच्चा पार्टी, चीजें समझ आ रही हैं? सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो कमेंट में जरूर बताना हमको, हम आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर
किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बताओ, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो ये दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या दिया गया? कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब दोस्तों, इतना बड़ा सवाल, आंसर बहुत छोटा सा। मुझे तो बड़ी दिक्कत हो गई। इतनी मेहनत कर डाली और इसको लगाने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इसको लगाना तो बहुत ही आसान है। तो देखो, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो कि दो व्यक्ति एक स्थान से चलते हैं, अलग अलग समय पर वो अपना काम पूरा करते हैं, पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे? तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा और सीधा क्या कर देना है? LCM निकाल देना। क्या निकालना है? LCM निकाल लेना है। तो 12 और 16 का निकाल लो LCM, 12 और 18 का निकाल लो LCM। इसको कर लो इस मेथड से। फिर एक और ट्रिक बताते हैं तुम्हें कैसे करना है। 12 के निकालो 6, 3, 3, 18 के निकालो 9, 3, 3। क्या क्या मिल रहा है? LCM के लिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एक 2 एक 3 नहीं मिल रहा है। 2 × 3 कितना हो गया? टोटल हो गया 36। यानी 36 मिनट बाद ये दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। चलो, ये तो था तुम्हारा आंसर। अब हम एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, दोबारा जब वो आएगा 24 मिनट में। कितने मिनट में? 24 आएगा। 12 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाता है। तो दोबारा जब वो आएगा घूम के, तो 24 मिनट में आएगा।
ये भाई साहब आएंगे 36 मिनट में। तो यानी जब ये लगाएंगे ये आएंगे 36 मिनट में दोबारा वाला चक्कर, ये आएगा 24 मिनट में। यानी ये 3 चक्कर लगा लेगा। यानी कि इस अब 36 मिनट में देखते हैं कि ये कितने चक्कर लगाएगा। तो 36 मिनट में ये लगाता है 3 चक्कर, यानी 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये 3 पूरे कर लेगा, ये 2 पूरे लेगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी, बस आपको सिखा दिया, इसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, बच्चों और मेरे नए नए प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं तक। कल हम आएंगे दूसरी एक्सरसाइज लेके 1.2। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, और पढ़ाई करते रहो हमेशा ज़बरदस्त। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि हम एक फैमिली तरह रह सकें। और भी आगे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस हो गई, मैथ हो गई, सारी चीज़ें आपको बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद।